पेज नंबर 258 या 253 पे अब थर्ड हमारा मॉडल है जो कि एमएम मॉडल या एमएम अप्रोच है, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें लिखा है अजम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच। सबसे पहले ये लिखा है द एमएम अप्रोच इज इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। ये बड़ा खास है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है ये। इसमें आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि भाई जो हमारा एमएम अप्रोच है उसके अंदर आप डिविडेंड चाहे डिक्लेयर करें और चाहे डिविडेंड डिक्लेयर ना करें, डिविडेंड डिक्लेयर करने से और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करने से वैल्यू ऑफ द फर्म पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहेगी। सबसे पहले इसकी एजम्पशन देख लेते हैं जिनके ऊपर ये मॉडल हमारा बेस्ड है। सबसे पहले द कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट एंड इन्वेस्टर बिहेव रैशनली। कह रहे हैं हमारी जो मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है, मतलब कोई भी कभी भी एंट्री कर सकता है और आउट भी हो सकता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है, कोई बैरियर नहीं है कि कभी शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कोई भी एंट्री इन और आउट कर सकता है। ठीक है, और जो हमारे इन्वेस्टर वो रैशनली बिहेव करते हैं, समझदारी से चलते हैं, उनको समझ है सारी बातों की। ठीक है, दूसरी अजम्पशन ऑल इन्फॉर्मेशन आर फ्रीली अवेलेबल टू ऑल द इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सबको ओपनली अवेलेबल है, किसी ये कुछ छुपाया गया नहीं है। थर्ड, देयर इज़ नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम लैग। कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, जैसे तो शेयर बाजार में आप डील करते हैं तो उसकी कॉस्ट होती है, यहाँ पे शेयर डिबेंचर में ही कोई कॉस्ट नहीं है और जब चाहेंगे तब मिल जाएगा, ऐसा कोई वेटिंग टाइम भी नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटीज आर डिविजिबल एंड कैन बी स्प्लिट इनटू एनी फ्रैक्शन, नो इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द मार्केट प्राइस। कह रहे हैं सिक्योरिटीज़ फ्रैक्शन में भी इशू की जा सकती हैं, जैसे कि स्टॉक होते हैं कंपनी के अंदर, एक होते हैं शेयर और एक होते हैं स्टॉक। कंपनी की जो कैपिटल होती है अगर वो शेयर की फॉर्मेट में तो एक वो डिनोमिनेशन में चलती है, लाइक 10 रुपये का शेयर है तो एक 10 का होगा, तो 2 20 के होंगे, फिर 30 के, फिर 40 के, फिर 50 के। तो कोई इन्वेस्टर जो है 10 के मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टॉक के अंदर कोई ऐसा भी खरीद सकता है कि 1235 रुपये 37 पैसे का मुझे स्टॉक दे दो, ये शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल को ही स्टॉक में कन्वर्ट कर दे तो वो फ्रैक्शन में जा सकती है। अगर शेयर की बात करें तो दो ही चॉइस हो सकती थी, या तो 1230 हो सकता है या तो 1240 हो सकता है, लेकिन जो स्टॉक होता है उसमें फ्रैक्शन पॉसिबल है। वैसे इन्होंने बोला कि हमारा जो सिक्योरिटीज़ है वो स्प्लिट हो सकती है, वो फ्रैक्शन में भी जा सकती हैं, उस पर कोई बैरियर नहीं है। आगे, देयर आर नो टैक्स एंड नो फ्लोटेशन कॉस्ट। हमारे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और कोई भी इशू करने की कॉस्ट नहीं है, एक्सपेंस ऑन इशू भी नहीं है। नेक्स्ट, द फर्म हैज़ ए डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड फ्यूचर प्रॉफिट आर नॉन विद सर्टेनिटी। तो हमें यहाँ पे हमारी डिफाइन है पूरी की पूरी पॉलिसी, जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट होगा वो भी हम सर्टेनली बोल सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सस्पिशियस कुछ नहीं है। द इम्प्लीकेशन इज दैट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर अनअफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो आर सेम नो मैटर विच डिविडेंड पॉलिसी इज अडॉप्टेड। और इसी के कारण कह रहा है कि हम डिविडेंड चाहे डिस्ट्रीब्यूट करें या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहती है। प्रीवियसली हमने देखा था कि वैल्यू ऑफ द फर्म में फ़र्क पड़ता है, डिविडेंड देने से नहीं देने से। जो दो मॉडल हैं वो अलग अलग वैल्यू बता रहे हैं, लेकिन ये जो मॉडल है उसके अंदर डिविडेंड देने से और नहीं देने से आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सेम आएगी। हाँ, प्राइस पे जरूर फ़र्क पड़ेगा। अब इस मॉडल को समझ लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो चीज़ों की बात होगी। सिर्फ यही मॉडल है जो P0 और P1 दो तरह के प्राइस जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस मॉडल के अंदर P0। P0 का क्या मतलब होता है, आज का प्राइस। अगर आपको अपने शेयर का आज का प्राइस जानना है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सीधी सी बात है, आज का प्राइस भविष्य में क्या कमाने की संभावना है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें D1, भविष्य में कितना पैसा प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। ठीक है, हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था D1 डिवाइड बाय KE, इससे हमें पता चलता था P0। ठीक है ना, D1 डिवाइड बाय KE। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, हम ना केवल डिविडेंड फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं बल्कि कैपिटल गेन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो उससे भी तो कुछ मुनाफा होगा, नहीं होगा। आज तुमने शेयर खरीद लिया 100 रुपये का, डिविडेंड तो चाहिए, लेकिन पता चलता है कि एक साल अगर वेट करें तो डिविडेंड तो मिलेगा 10 रुपये और 2 रुपये का कैपिटल गेन भी मिलेगा। हमारा जो शेयर 100 रुपये का था, एक साल बाद 102 का बिकेगा, तो 2 रुपये का कमाई और भी तो हो गई। आज 100 में खरीदेंगे, बेचेंगे कितने में, 102 में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट भी एक और हो गया, कैपिटल गेन भी हो गया। तो हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, वो है P1, D1 प्लस P1। D1 तो हमारा डिविडेंड हो गया जो एक साल के बाद हम कमाएंगे। P1 क्या हो गया, उसका प्राइस जो एक साल के बाद है वो भी तो में रिकवर होगा, इससे में कैपिटल गेन का बेनिफिट हो जाएगा।
अब हमारा पहले ओरिजिनल फार्मूला था जिसमें सिर्फ के से डिवाइड करते थे, अब क्योंकि एक प्राइस और आ गया इसलिए क्या करेंगे 1 प्लस के करेंगे। अगर आप 1 प्लस के से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका करंट प्राइस आ जाएगा जो कि अभी हम खर्च करने के लिए तैयार होंगे। बात सबको समझ में आ गई है? पुराने ही फार्मूला करीब करीब, लेकिन थोड़ा सा स्लाइट मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें कैपिटल गेन का इफेक्ट ले लिया गया, इसके लिए नीचे हमें 1 ऐड एक्स्ट्रा करना पड़ा। इसी से क्योंकि P0 बन गया, मैं क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये P1 को भी बताने का फार्मूला बन सकता है। P1 कैसे निकलेगा भाई, P1 अगर निकाला आपको सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले तो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या फार्मूला हो जाएगा P0 1 प्लस के। अब यहाँ पे बचा D1 और P1 दोनों बचे, माइनस क्या करें फिर D1, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा P0 1 प्लस के। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें बचेंगी, D1 भी बचेगा और P1 भी बचेगा, तो मेरे को तो खाली P1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा D1 को उधर भेजूंगा, तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा P0 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस के माइनस D1। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, P1 भी पता चल जाएगा। तो आपको इस फार्मूले में सिर्फ इसी में दो तरह के प्राइस निकालना अलाउड है या पॉसिबल है। एक तो करंट प्राइस भी बता सकते हैं और इसी फार्मूले को मॉडिफाई करके फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्राइस भी हम बता सकते हैं कि हमारे शेयर का क्या प्राइस होगा। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। तो पेज नंबर 268 या 266 पे इलस्ट्रेशन 10.9 या 10.12 है, उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लिखा है ABC लिमिटेड हैज़ ए कैपिटल ऑफ ₹10 लाख इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, द शेयर आर करंटली कोटेड एट पार। अभी मार्केट में इनका प्राइस जो है वो एट पार चल रहा है और 10 लाख रुपए की हमारी कैपिटल है। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, नंबर 1 P0 पता चल गया, एट पार मार्केट में बिक रहा है। दूसरा नंबर ऑफ शेयर भी पता चल गया कि हमारे कितने शेयर है, 10 लाख की तो कैपिटल है, तो 10 लाख को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो पता चलेगा हमारे पास 10,000 शेयर्स हैं। हमने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 100 रुपये का एक है। आगे क्या लिखा है, कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर ए डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड देने का एक्सपेक्ट कर रही है। इस साल के एंड होने का मतलब क्या हो गया, डी तो D1 हो गया, D1 का भी पता चल गया। आगे लिखा है द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास टू विच द कंपनी बिलोंग्स इज 12%। रिस्क हमारा 12% है तो ऑब्वियसली 12% अर्न भी करना पड़ेगा, जितना रिस्क है उतना तो कमाना जरूरी है। 12% का रिस्क है तो 12% कमाना चाहेंगे, 13% का रिस्क होगा तो 13% कमाना चाहेंगे, 14% का रिस्क होगा तो 14%। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, KE बन गया 0.12 12%। अब कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड ए डिविडेंड इज डिक्लेयर। कह रहा है अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो मार्केट में प्राइस हमारा क्या होगा, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो मार्केट में हमारा प्राइस क्या होगा। चलिए अब हमारे पास फार्मूला रेडी है, क्योंकि हमें P0 पता था, इसका क्या पता लगाएंगे अब हम P1। ऑब्वियसली अगर P0 पता है तो P1 पता लगाएंगे, P1 पता था तो P0 पता लगाते। तो हम क्या पता लगाने वाले हैं, सोल्यूशन के अंदर इसका P1। अच्छा, इसके भी दो केस हैं, नंबर 1 इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे इफ डिविडेंड इज पेड या डिक्लेयर्ड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हम कहेंगे जी फिर डिविडेंड दिया, 10 रुपये दिया होगा आपने। फार्मूला हमें पता ही है, P1 कैसे निकलेगा, P1 का फार्मूला होगा D1 पूछेंगे प्लस क्या पूछेंगे, सॉरी P1 का फार्मूला नीचे वाला रहेगा, P0 पूछेंगे और 1 प्लस के माइनस D1। तो हमें P0 तो पता ही है 100, 1 प्लस के आपने बता ही दिया है 12% है, और माइनस D1 कितना होने वाला है, 10 रुपये, डिविडेंड तो दे रहे हैं आप, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 112 में से 10 अगर निकाल दे तो कितना बचेगा 102। चेक कर लीजिए आपके आंसर में 102 गिवन होगा। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते, सेकंड पार्ट, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। अगर आपने डिविडेंड पेड नहीं किया तो क्या होगा, तो अब आपका फार्मूला तो भी रहेगा P1 इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस D1। तो P0 आपका कितना होगा, P0 तो आपका 100 है, 1 प्लस के के मतलब 12%, 0.12। डिविडेंड क्या हो गया, अब 0, आपने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया, तो कितना आएगा 112 प्लस 0 इक्वल टू 112 आपका आंसर होगा। चेक करो आंसर में 112 गिवन है। तो काफ़ी आसान है एप्लीकेशन में, तो P1 हमने बड़ी आसानी से पता लगा दिया।
एक इसके अंदर एक वेरिफिकेशन हो रहा है जो सिर्फ इसी में है, वो है कि क्या वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रही है। आगे देखो इन्होंने कुछ पूछा है क्या इससे बारे में, लिखा है अज्यूम दैट कंपनी पेज डिविडेंड एंड हैज़ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कह रहा है कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए और डिविडेंड दिया है और न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 10 लाख रुपए की। ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मैनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड, यूज़ द MM मॉडल। कह रहा है तो हमें कितने शेयर इशू करने चाहिए MM मॉडल के अकॉर्डिंग, ये चीज़ और बताते हैं। मैं दोनों केसेस से सॉल्व करूंगा, अगर डिविडेंड दिया तो क्या होगा और डिविडेंड नहीं दिया तो क्या होगा। डिविडेंड पेड अगर कर दिया और दूसरा डिविडेंड नहीं पेड किया, डिविडेंड नॉट पेड। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के पास करंट प्रॉफिट कितना है। करंट प्रॉफिट कितना कमाने की बात हो रही है अभी, 5 लाख। चाहे डिविडेंड आप देना बाद में चाहे मत देना, वो आपकी मर्जी, लेकिन कमाई कितनी होने वाली है, 5 लाख रुपये। सबसे पहला केस डिविडेंड पेड किया, माइनस करते हैं, लेस करते हैं डिविडेंड। कितना डिविडेंड देंगे, डिविडेंड आपने देना है हर एक शेयर पे 10 रुपये और आपके 10,000 शेयर हैं, तो अगर डिविडेंड दिया तो आपका यहाँ पे 1 लाख रुपया निकल जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000। लेकिन अगर डिविडेंड नहीं लिया तो आपका कुछ भी नहीं निकलेगा प्रॉफिट में से, पूरा का पूरा एज इट इज प्रॉफिट बैलेंस आ जाएगा। नहीं, कितना बैलेंस बचा, बैलेंस फॉर री इन्वेस्टमेंट, बैलेंस फॉर री इन्वेस्टमेंट कितना, अगर डिविडेंड दिया तो 4 लाख री इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करते हैं तो उसमें 4 लाख लगा सकते हैं, और डिविडेंड अगर नहीं पेड किया तो कितना लगा सकेंगे, तो 5 लाख रुपए की न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट क्या, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट कितनी है भाई, 10 लाख। 10 लाख। अवेलेबल रिटेन अर्निंग कितनी है, अवेलेबल प्रॉफिट 4 लाख पड़ा हुआ है री इन्वेस्ट के लिए, इधर 4 लाख और उधर इधर 5 लाख। क्योंकि आपने डिविडेंड दिया नहीं तो आपको बाकी पैसा जो कम पड़ेगा उतने का ही मार्केट से नया पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो न्यू शेयर्स कितने के होने पड़ेंगे, यहाँ पे तो आपको 6 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे और यहाँ पर 5 लाख के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। अब ये भी देखते हैं नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर से पहले लिख देते हैं कि प्राइस क्या चलेगा, प्राइस ऑफ शेयर क्या लेकर चलना है भाई। अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो प्राइस ऑफ द शेयर क्या आ रहा है, 102। यहाँ पे 102 का भाव चलेगा, लेकिन अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो क्या भाव हो जाएगा, 112। ये भी तो ध्यान रखना है, क्योंकि कमाएंगे 1 साल के बाद तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी 1 साल के बाद ही करेंगे। पहले कमा लें, 1 साल तो कमाने में लग जाएगा, तो उस समय अगर डिविडेंड डिक्लेयर करते तो प्राइस ऑफ द शेयर 102 चल रहा होगा और उसमें कितना चल रहा होगा, 112। तो नंबर ऑफ शेयर कितने चाहिए हमें, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने चाहिए भाई, हम कहेंगे जी 6 लाख रुपए की ज़रूरत है और 102 के अंदर मार्केट में हमारा शेयर बिकेगा। तो अगर 6 लाख को डिवाइड कर दें 102 से तो पता चलेगा आपको कितने नए शेयर लॉन्च करने पड़ेंगे, 5882.35 शेयर्स, इतने शेयर लॉन्च करने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पे कहा जाए तो 5 लाख ही चाहिए हमें और डिवाइड करेंगे उसको 112 से, तो जो फिगर आ रही है 5 लाख डिवाइड बाय 112, तो फिगर आ रही है 4464.28 शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली। सबको क्लियर है? तो अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो इतने शेयर होंगे और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो उतने शेयर होंगे। अच्छा, अब इससे उस समय की वैल्यू ऑफ द फर्म भी निकाल लेते हैं, उस समय की वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर मैं वैल्यू ऑफ द फर्म निकालूं तो कैसे पता चलेगी, नंबर ऑफ शेयर पे मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंडेंट है। 10,000 शेयर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए सबसे पहले पूछते हैं हम नंबर ऑफ टोटल शेयर्स, कितने हो जाएंगे टोटल शेयर, 10,000 तो हमारे पास पहले ही हैं, नए कितने बेचेंगे 5882.35 और यहाँ पर 10,000 और कितने शेयर बेचेंगे 4464.28 शेयर्स। फ्रैक्शन अलाउड है, वैसे तो फ्रैक्शन नहीं होता लेकिन इसमें तो अलाउड है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 15,882.35 शेयर्स और यहाँ पे हो जाएंगे 14,464.28 शेयर्स, ठीक है ना। और ये प्राइस आपको पता ही है
कितना का प्राइस चल रहा है यहाँ पे 102 और यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है 112। तो अगर आप फ्यूचर में वैल्यू ऑफ द फर्म पूछेंगे तो मुझे 15,882.35 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। जब ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास फिगर आ रही है 16,19,999, तो मतलब बोल सकता हूँ 16,20,000। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया 16,20,000। ठीक है जी। अच्छा इधर की वैल्यू निकालते हैं 14,464.28 मल्टीप्लाई बाय 112। ये फिगर जो आ रही है वो भी कितनी आ रही है 16,20,000। अब वैल्यू फेरक है, नंबर भी फर्क है। यहाँ पे 15,000 शेयर है, वहाँ पे 14,000 शेयर है। इसके अंदर 102 का भाव चल रहा है, उसमें 112 का भाव चल रहा है। लेकिन जब हमने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली, चाहे डिविडेंड आपने डिक्लेयर किया चाहे आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, लास्ट की जो वैल्यू हमारी आई वो इक्वल आ गई। तो यहाँ पर इस मॉडल के अंदर सिर्फ ये क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि डिविडेंड दो चाहे डिविडेंड मत दो, लेकिन लास्ट में वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो सेम होती है। ठीक है, कंप्लीट है।